आज ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला। कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला, इस संदर्भ में देखेंगे कि जो पाश्चात्य जगत है, पाश्चात्य जगत में काव्य को ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला माना जाता है। पाश्चात्य विद्वान ईगल, पर्सफोल्ड, ईगल, पर्सफोल्ड, इन सब ने काव्य को ही ललित कलाओं में श्रेष्ठ कला माना है। लेकिन भारत को देखेंगे तो भारत में ललित कलाओं में चित्र कला, चित्र कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। आप देखेंगे एक प्राचीन ग्रंथ है, भैजित रचित चित्र लक्षण, भैजित रचित चित्र लक्षण, चित्र लक्षण में लिखा गया है कि जिस प्रकार पर्वतों में सुमेरु पर्वत, पक्षियों में गरुड़ और मनुष्यों में राजा, इस प्रकार पर्वतों में सुमेरु पर्वत, पक्षियों में गरुड़ और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। एक ग्रंथ है नारायण रचित चित्र लक्षण, चित्र सूत्र, नारायण रचित चित्र सूत्र। चित्र सूत्र में लिखा गया है, कला नाम परवरम चित्रम, कला नाम परवरम चित्र, अर्थात कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। एक ग्रंथ है परमार नरेश भोज रचित समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार में लिखा गया है, चित्र ही सर्वशिल्पा नाम,
मुखम लोकस्य क्या प्रिय चित्त ही सर्व शिल्पा नाम मुखम लोकस्य क्या प्रिय। अर्थात इस लोक या संसार में जितने भी शिल्प चलन में हैं उनमें चित्रकला सबका मुख है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ। और इस तरह से चित्त लक्षण में लिखना कि जिस तरह से पर्वतों में सुमेर पर्वत, पक्षियों में गरुड़, मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कलाओं में चित्त कला श्रेष्ठ है। चित्त सूत्र में लिखना कला नाम परवरम चित्र, अर्थात कलाओं में चित्र कला श्रेष्ठ है। और सम्रांगण सूत्रधार में लिखना चित्र ही सर्व शिल्पा नाम मुखम लोकस्य चाप्रियम, मतलब इस लोक या संसार में जितने भी शिल्प चलन में हैं उनमें चित्र कला सबसे श्रेष्ठ है। स्पष्ट कर रहा है कि भले ही पाश्चात्य जगत में काव्य को ललित कलाओं में श्रेष्ठ माना गया हो, लेकिन भारत में चित्र कला को ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया। हर एक पॉइंट इसमें क्वेश्चन है। एक तो सीधे बनेगा कि पाश्चात्य विद्वान ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला मानते हैं, आंसर होगा काव्य। दूसरा नाम के साथ बना देंगे, चाहे दोनों नाम दे देंगे हीगल और बर्सफोल्ड, या कोई एक ही नाम देंगे हीगल या बर्सफोल्ड के अनुसार ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला कौन है, आंसर होगा काव्य। अगला प्रश्न रहेगा कि भारत में ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला किसे माना गया, आंसर होगा चित्र कला। बाकी इन ग्रंथों को आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अब नाम यहाँ ग्रंथ आ गया तो लेखक पहले जानते रहिए। चित्त लक्षण का रचयिता कौन है जित, क्वेश्चन आ सकते हैं। चित्त सूत्र का रचयिता कौन है, नारायण। सम्रांगण सूत्रधार का रचयिता कौन है, परमार नरेश भोज। प्लस इन ग्रंथों में ये जो उक्तियां आई हैं वो भी याद होना चाहिए, पूछ लेंगे कि जिस प्रकार पर्वतों में सुमेरु पर्वत, पक्षियों में गरुड़, मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कलाओं में चित्र कला श्रेष्ठ है। किस ग्रंथ में उल्लिखित है चित्त लक्षण, कला नाम परवरम चित्रम किस ग्रंथ में है, चित्त सूत्र में। चित्त ही सर्व शिल्पा नाम हम लोकस्य चाप्रियम किस ग्रंथ में है, सम्रांगण सूत्रधार में। यही जो है क्वेश्चन यहाँ संभव है कि पूछे जाए। अब हम लोग देखने चल रहे हैं कला का वर्गीकरण।
कला का वर्गीकरण। कला के वर्गीकरण के संदर्भ में जानेंगे कि सबसे पहले पाश्चात्य विद्वान प्लेटो ने काव्य को कला मानते हुए और सौंदर्य को कला का प्राण मानकर, काव्य को कला मानते हुए सौंदर्य को कला का प्राण मानकर कला के वर्गीकरण का प्रयास किया। प्लेटो के बाद प्लेटो का शिष्य अरस्तु आया और अरस्तु ने कला के उपयोगी और ललित होने का संकेत दिया। कला के उपयोगी और ललित होने का संकेत दिया। एक पाश्चात्य विद्वान है मोनियर, विलियम्स। थोड़ा सा बैक हो लीजिए। तो ये हमने बताया प्लेटो ने कला के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किया और फिर अरस्तु जो है इसके वर्गीकरण में कला के उपयोगी और ललित होने के संदर्भ मिलते हैं। मतलब इसने कला को ललित और उपयोगी में बांटने का प्रयास किया है। आगे देखेंगे मध्यकाल में आकर व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कला और साहित्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उनमें भी कला को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए कला को व्यावसायिक कला और उदार कला में विभक्त किया गया। फिर से ध्यान दीजिए कि मध्यकाल में व्यवसायिक पाठ्यक्रम, मध्यकाल में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कला और साहित्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उनमें भी कला को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए कला के दो वर्गीकरण किए गए। नंबर 1 व्यवसायिक कला, नंबर 2 उदार कला। इनमें से व्यवसायिक कला में टोटल जितने भी ट्रेड ITI में पढ़ाए जाते वो सब इसमें रख दिए जाएंगे। मतलब कताई बुनाई, सिलाई, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, सुनारगिरी, ये सब आ जाएंगे व्यवसायिक कला में।
उदार कला में चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, काव्य कला, प्लस तर्क, भाषण, व्याकरण, इन सब को रखा जाए। आगे देखेंगे, एक है मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स मोनियर विलियम्स ने लिखा है संस्कृत कोश। संस्कृत कोश वास्तव में लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे और हमेशा लीक से हटकर चलने में ज्यादा लाभ होता। अब जैसे ये हैं अंग्रेज हैं, संस्कृत से एमए वगैरह कर लिए, सबसे वहां पे जाके प्रोफेसर हो गए। ऐसे ही जो बहुत सारी भाषाएं हैं इनका नाम हम लोग नहीं जानते, उन सब में जो डिग्री प्राप्त कर लेने पे अलग क्षेत्र में थोड़ा चांस ज्यादा हो जाता है। और मोनियर विलियम्स ने लिखा संस्कृत कोश। संस्कृत कोश में मोनियर विलियम्स ने भारतीय दृष्टि से कला के दो वर्गीकरण किए। नंबर 1 बाह्य कला, नंबर 2 गोपनीय गोपनीय या अंतरंग कला। वाह कला में सभी उपयोगी और ललित कलाओं को रख दिया। तब चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तु कला, संगीत कला, काव्य कला, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, सुनारगिरी, कताई बुनाई, प्लस जो भी व्यवसाय में जितनी कलाएं अभी तक हम लोग नाम लिए वो सब इन्होंने वाह कला के अंतर्गत रखा। गोपनीय या अंतरंग कला में इन्होंने चुंबन, आलिंगन को रखा। लेकिन विलियम्स महोदय को वाह और गोपनीय कला का भेद कब और कैसे प्राप्त हुआ और उनके इस वर्गीकरण का आधार क्या है, इसे स्पष्ट करने में विलियम्स सक्षम नहीं रहे। एक पाश्चात्य विद्वान है क्रोचे। क्रोचे जो है ये जोर देकर कहते हैं कि कला अविभाज्य है। कला कला अविभाज्य है। और क्रोचे अपनी बात को समझाने के लिए पुस्तकालय का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि पुस्तकालय में अलग अलग विषय की पुस्तकें
अलग अलग रखी जाती हैं और ये स्वयं में उपयोगी भी है, ताकि जरूरत पड़ने पे संबंधित विषय की पुस्तक प्राप्त हो सके। लेकिन ये ज्ञान का वर्गीकरण नहीं, ज्ञान अविभाज्य है। ठीक उसी प्रकार से कला भी अविभाज्य है। मतलब जैसे पुस्तकालय में कला की किताबें अलग, इतिहास की अलग, जीव विज्ञान की अलग, वनस्पति विज्ञान की अलग, तो ऐसे रखी जाती हैं और उपयोगी इसलिए है जरूरत पड़ने पे संबंधित पुस्तक तुरंत प्राप्त हो सके। लेकिन इसे ज्ञान का वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता। और जिस तरह से ज्ञान अविभाज्य है, उसी प्रकार कला भी अविभाज्य है। अब इसमें देखेंगे कि जो भारतीय हैं, भारतीय, पहली बात तो ये है कि भारतीय किसी भी मत पर एक मत हो ही नहीं सकते। कोई भी मत हो, किसी चीज पे एक मत नहीं हो सकता। अयोध्या में राम मंदिर बना, बहुत लोग बहुत उत्साहित हुए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उसके बनने से दुखित भी हैं, या उसे बनना उसका गलत साबित कर रहे हैं। और अब तो एक एक बढ़िया कमेंट आता है। जैसे भाजपा वाले, आरएसएस वाले कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि मोदी श्रेष्ठ है कि राम श्रेष्ठ है? दोनों में सीनियर कौन है? तो जाहिर है मोदी है। इसलिए मोदी 2014 से प्रधानमंत्री है और राम तो अभी 24 में आए या 23 में आए। तो वही कह रहे हैं, बनने से बहुत लोग खुश श्रेष्ठ हुए। नहीं, मोदी जी 14 से प्रधानमंत्री हैं और राम कब के हैं? अभी 23 में आए। तो उसी तरह से भारतीय जो है किसी भी मुद्दे पर एक मत हो ही नहीं सकते। पारमार्थिक दृष्टि से या कहिए सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय कहते हैं कला अविभाज्य है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कला के विविध वर्गीकरण या भेद करते हैं। इस पे आप खुश रहे, सही, विभाज्य भी है या विभाज्य भी है। तो पारमार्थिक दृष्टि से आप विभाज्य मान रहे हैं, व्यवहारिक दृष्टि से उसके विविध वर्गीकरण किए हैं। अब देख रहे होंगे जो भारतीय दृष्टिकोण है वो क्रोचे के निकट है। क्रोचे ने जब पुस्तकालय का उदाहरण दिया और बताया कि अलग अलग विषय की पुस्तकें अलग अलग रखी जाती हैं, लेकिन ज्ञान स्वयं में अविभाज्य है। उसी तरह कला के अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन कला स्वयं में अविभाज्य है। और अंततः कुल मिला के सर्वमान्य विचार यही है कि कला स्वयं में अविभाज्य है और कला के वर्गीकरण या विभाजन के जो प्रयास हुए हैं वो बौद्धिक व्यायाम से ज्यादा कुछ नहीं। और अंततः व्यवहारिक स्तर पर अधिक से अधिक कला के दो वर्गीकरण स्वीकार किए गए। जनरल में हम पूछेंगे कला विभाज्य है क्या अविभाज्य, तो कला अविभाज्य है।
लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कला के दो वर्गीकरण किए जाते हैं। नंबर एक, उपयोगी कला। नंबर दो, ललित कला। फिर इनमें से जो ललित कला है, इसके विविध वर्गीकरण किए गए हैं, जो देखने में कला का वर्गीकरण या विभाजन दिखते हैं, लेकिन वो वास्तव में कला का विभाजन या वर्गीकरण न होकर केवल कला के अलग अलग रूप हैं। विकास के आधार पर कला का वर्गीकरण, विकास के आधार पे कला का वर्गीकरण, और कला का सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण विकास के आधार पर वर्गीकरण माना गया है। और इस वर्गीकरण का श्रेय पाश्चात्य विद्वान हीगल को प्राप्त है। हीगल ने विकास के आधार पे कला के 3 वर्गीकरण किए हैं। नंबर एक, प्रतीकात्मक कला। नंबर दो, शास्त्रीय या अभिजात्यवादी कला। नंबर तीन, भावात्मक या स्वच्छंदता वादी कला। प्रतीकात्मक कला नाम से ही क्लियर है, इसमें कला निर्माण प्रतीकों के द्वारा किया जाता है। जैसे बुद्ध को बनाना है और आप बुद्ध को न बनाकर बुद्ध का प्रतीक कमल बना दिए। गणेश को बनाना है, चूहे बना के या हाथी का सूंड वगैरह बना के काम चला लिए। तो इस तरह से इसमें कला निर्माण प्रतीकों से होता है, इसलिए भाव सही ढंग से व्यक्त नहीं होते, सही ढंग से नहीं व्यक्त होते। जैसे आपने चूहा को गणेश का प्रतीक मान के बना दिया। अब गणेश हिंदू देवता हैं, हिंदुओं की उनके प्रति आस्था है, लेकिन चूहे को देखकर हर व्यक्ति उसे गणेश मान के आस्था ही व्यक्त करे, ये जरूरी नहीं। और कुछ ऐसे भी होंगे, चूहा देखे एक डंडा पटक दिए, पता लगे गणेश जी,
चित हो गए। जब चूहा गणेश हो, गणेश जी चित। तो इस तरह से क्या महाराज क्या भाई, अगर चूहा गणेश है तो आपने चूहे को मार दिया, इसका मतलब गणेश को मार दिया। तो इस तरह से मतलब चूहे को देखकर सबके मन में यही भाव आए, यही विचार आए कि ये गणेश जी हैं। तब तो भाव सही व्यक्त हो रहे हैं, लेकिन सबके मन में ये विचार आना जरूरी नहीं है। लेकिन वही गणेश का जो कंसेप्ट है, उनका जो रूप है, अगर उसे बना दिया जाए तो जो भी आस्थावान हिंदू है वो उसे देख के आस्था औस व्यक्त करेगा, और कम से कम लाठी डंडा उठा के उसे मारने का प्रयास कतई नहीं करेगा। क्या चीज? बेटा मानो है, भागने को भगवान नहीं भाग पाते, वो तो चूहा की पकड़ से कोई नहीं भाग सकता। और वो चाहे जैसे जो है बांध ले। जैसे सती अनसुईया का नाम सुनी होगी। तीनों सुपर भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश को इतना इतना बच्चा बना के लाख घर में रख दी। परेशान हुई सरस्वती पार्वती और लक्ष्मी, अंतिम जाग गिड़गिड़ाई, माफी मांगी, तब जाके फिर छोड़ी। फिर तो अपने नियंत्रण में करके तीनों लोगों को रखी। तो आदमी से कोई नहीं भाग सकता। तो अब यहाँ पे चूंकि प्रतीक से वही आशय नहीं निकल रहा है, मतलब वही आशय निकले जरूरी नहीं है जो समझ के आपने बनाया है। मतलब इस कला में भावों की अभिव्यक्त ठीक ढंग से नहीं होती। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रागैतिहासिक चित्र कला। शास्त्रीय या अभिजातवादी कला, ये प्राचीन शास्त्रों अर्थात प्राचीन साहित्य पर आधारित अभिजात वर्ग के संरक्षण में विकसित कला। अभिजात वर्ग मतलब समाज का संपन्न वर्ग, वही राजा, जमींदार, बड़े अधिकारी, यही सब आएंगे। इसमें भाव सही ढंग से व्यक्त होते हैं, कारण इसमें विचार और आकार में सामंजस्य होता है। मतलब हमारे मन में बुद्ध का विचार आया तो हम बुद्ध की ही आकृति बनाएंगे, ना कि उनका प्रतीक कमल बना देंगे। क्योंकि विचार और आकार दोनों में सामंजस्य है, इसलिए इसमें भावों की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से होती है। और जो मध्यकालीन कला है उस सब को शास्त्रीय या अभिजातवादी कला का उदाहरण है। बल्कि ये कि प्राचीन और मध्यकालीन कला जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। भावात्मक या स्वच्छंदतावादी कला, ये आधुनिक युग की देन है, और इसमें भाव और भी सही ढंग से व्यक्त होते। कारण इसमें कलाकार जो है वो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है। उस पे अभिजात वर्ग या किसी और का कोई दबाव या प्रेशर नहीं होता। इसीलिए इसमें भाव इससे भी अधिक सही ढंग से व्यक्त होते।
हमारी समझ से तीनों का आशय क्या क्लियर हो गया होगा? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहाँ थोड़ा हो सकता है, इसमें भाव ठीक ढंग से व्यक्त हो रहे, इसमें और ठीक ढंग से व्यक्त हो रहे। एक उदाहरण समझिए, बता रहे, अपने राम को ही ले लीजिए। उधर पंचवटी का दृश्य था, उसमें राम लक्ष्मण, राम और सीता, लक्ष्मण गायब है कहीं, लकड़ी उकड़ी बीनने गए होंगे। अरे यही तो काम था लक्ष्मण का, लकड़ी इकट्ठा करना, भोजन इकट्ठा करना, भैया भाभी की सेवा करना, और किस लिए जंगल में गए? तो केवल राम और सीता थे, और उसके बाद एक बढ़िया सा स्वर्णिम कलर का हिरन दिखा। सीता ने उसके चमड़े की इच्छा जाहिर की, और फिर राम ने उसे मारने के लिए दौड़ा। जब आप लोग पढ़े होंगे ना मामा मारीच वगैरह, मृग वाली कथा सब जानते होंगे। अब राम हिरन को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। अब देखेंगे कि राम आपके कल्चर में जो है भगवान के रूप में माने गए, और उन्हें जब भी बनाया जाएगा आदर्श रूप में ही दिखाया जाएगा। और अगर कलाकार ऐसा नहीं करेगा तो इस वर्ग के द्वारा दंडित किया जाएगा। इसलिए राम का चित्र या मूर्ति हमेशा आइडियल रूप में ही बनाया जाता है, जबकि ऐसा जरूरी थोड़ा है। अब पता लगे वही पंचवटी की कथा कोई कलाकार पढ़ रहा है, तो उसके मन में यही आएगा कि राम सीता बैठे हैं, हिरन दिखा, और फिर सीता ने उसके चमड़े की इच्छा व्यक्त की, राम उसे मारने के लिए दौड़ा लिए। तो अब ऐसा नहीं है कि हिरन दिखेगा, सीता इच्छा व्यक्त करेंगी, तो राम पहले मेकअप रूम में जाएंगे और बढ़िया मेकअप वेकअप करेंगे, और फिर सीता से कहेंगे प्रिय धनुष बाण लाओ, और फिर वो आराम से शिकार पे जाएंगे। तब तक तो शिकार पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। रियल स्थिति क्या रही होगी, वो लोग बैठे रहे होंगे, हिरन दिखा होगा, सीता कहेंगे बहुत बढ़िया चमड़ा इसका मिल जाता, कितना अच्छा होता, तुरंत बनियान लुंगी जो पहने होंगे लपेटे होंगे, धनुष बाण लेके दौड़ पड़े होंगे। अब ऐसे ही राम को यहाँ बना दिया जाए कि धनुष बाण लेके बेतहासा हिरन के पीछे लुंगी उंगी लपेट के दौड़ रहे, या मन में तुम्हारे ये भी आएगा हिरन का शिकार कर रहे, चमड़ा इसे थोड़े मिलेगा। आगे हिरन को मारने के बाद अगली घटना दिखाएगा, क्यों राम अपना बाहों खूब समेट के और चीरा मारे होंगे, और फिर यूं यूं करके दूसरा मार मार के चमड़ा निकाल रहे। अब राम को अगर ऐसे यहां बना दे तो इस वर्ग के द्वारा कलाकार दंडित किया जाए। विचार तो मन में हमारे यही आ रहा कि राम चुंगी पहन के धनुष बाण लेके दौड़ाए हैं बेतहासा, या राम हिरन का चमड़ा निकाल रहे हैं। तो जैसा विचारा हम बना कहां पा रहे हैं, इस वर्ग का भय है। और अगर हम राम को आइडियल रूप में नहीं दिखाएंगे तो ये वर्ग दंडित करेगा। इसलिए भले ही यहां विचार आकार में सामंजस्य है, सामंजस्य, लेकिन कलाकार अपने विचार व्यक्त करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। उसे एक बनी बनाई परंपरा के अनुकूल ही विचार व्यक्त करने हो। यहाँ ऐसा कोई टेंशन नहीं, आप अपने भावों को व्यक्त करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र, और जैसा भी विचार आपके मन में आए वैसा बना दी।
कि मतलब ये जरूरी नहीं कि राम को जैसे दिखाया जाता वैसे, आप पैंट शर्ट टी शर्ट कोट वोट में भी दिखाइए, तो वो है नहीं, वो माई गॉड में जो अक्षय कुमार कौन है, क्या ना, अक्षय कुमार ही भगवान बना है ना, तो वो तो पहले जो है सामान्य ड्रेस में ही आता है। तो आज के संदर्भ में चाहे जैसे बनाइए, जैसा विचार आए वैसा बनाइए, विधिक रूप में उसका कोई विरोध नहीं, मतलब जैसा मन में आया भाव वैसा ही व्यक्त किया। इसीलिए इसकी तुलना में यहाँ भाव और भी सही ढंग से व्यक्त हो रहे। पहले का उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण प्रागैतिहासिक कला, दूसरे का प्राचीन और मध्यकालीन कला, और तीसरा जो है ये आधुनिक युग की देन। इसके बाद पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन यहां तक कहां बनेंगे, तब आगे चलते। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, इसमें हमने बताया था काव्य को कला मानकर, सौंदर्य को कला का प्राण मानकर प्लेटो ने कला के वर्गीकरण का प्रयास किया। बनने तो और भी क्वेश्चन प्लेटो बने, लेकिन अभी जब हम परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। तो एक तो यही किस देश का दार्शनिक है, लेकिन ये सब परिभाषा हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि प्लेटो के अनुसार काव्य कला है कि नहीं। तो प्लेटो के अनुसार काव्य कला है, एक क्वेश्चन यहां बनेगा। दूसरा ये ध्यान देंगे कि प्लेटो ने किसे कला का प्राण माना। आंसर होगा सौंदर्य। सौंदर्य, और ये मोटा सा कंसेप्ट, सबसे पहले कला के वर्गीकरण का प्रयास किसने किया? प्लेटो ने। आगे किसने पहली बार कला के व्यवसायिक, सॉरी, इसने पहली बार कला के उपयोगी और ललित होने का संकेत दिया? अरस्तु ने। फिर आगे जो है यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया? एक एक सब्जेक्ट हो, जैसे कला, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, ये सब विकल्प हो, तो कला को वरीयता दिया जाएगा, भले अगला विकल्प साहित्य भी हो। वही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अलग अलग विषय, जैसे एक विकल्प कला है, एक विकल्प साहित्य है, एक विकल्प इतिहास है, एक विकल्प सामाजिक विज्ञान है, तो इसमें हम कला को वरीयता देंगे, भले साहित्य। लेकिन अगर इस तरह विकल्प बना दिया कि एक विकल्प कला, एक विकल्प साहित्य, अगला विकल्प विज्ञान, चौथा विकल्प कह दिया एक और दो दोनों, माने कला और साहित्य दोनों, तब यहाँ कला को वरीयता न देके कला और साहित्य वाले विकल्प को वरीयता देंगे। और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण, यहां से क्वेश्चन बनते रहते। अब इसके बाद मोनियर विलियम्स से दो बन सकते। एक मोनियर विलियम्स की पुस्तक का नाम है संस्कृत कोश। दूसरे, किस विद्वान ने कला को वाह्य और गोपनीय में विभक्त किया है? मोनियर विलियम्स। इसके बाद सीधे क्रोचे पे, और क्रोचे के बारे में भी और पक्षवादन देखें। यहाँ केवल ये जानिए कौन कला को आप विभाज्य मानता, ये भी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण टाइप में। कौन जो है कला को आप विभाज्य मानता, क्रोचे। इसके बाद शायद कभी बने कि भारतीय दृष्टि से
कला विभाज्य है कि अविभाज्य? तो अविभाज्य कहेंगे। अविभाज्य कहेंगे वो अलग है, व्यवहारिक दृष्टि से वर्गीकरण मार्ग है, लेकिन अविभाज्य कहेंगे। यहां से फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर महत्वपूर्ण, कला के सामान्य वर्गीकरण है या कला का वर्गीकरण किया गया है? तो ऐसे विकल्प ही रहेंगे, एक उपयोगी कला, एक ललित कला, अगला कर देंगे केवल एक सही है, अगला कर देंगे दोनों सही है। तो दोनों, उपयोगी कला और ललित कला। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा विकास, पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा, किस आधार पे कला का वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है? तो विकास के आधार पे कला का वर्गीकरण जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण। अगला भी बनेगा, विकास के आधार पे कला के वर्गीकरण का श्रेय किसे प्राप्त है? ईगल को। और फिर ये भी जानते, विकास के आधार पे कला के कौन वर्गीकरण है? ये तीन जानते हैं। यद्यप क्वेश्चन यहाँ जब भी बनेगा निगेटिव बनेगा, निगेटिव टाइप में बनेगा, विकास के आधार पे कला का कौन वर्गीकरण नहीं किया गया। तो पॉजिटिव तीन विकल्प जानते रहेंगे, निगेटिव अपने आप पकड़ लेंगे। या इस दृश्य भी कभी बन सकता है, किस कला में विचार आकार में सामंजस्य होता है? किस कला में भाव सबसे बेहतर व्यक्त होते हैं? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन जनरली इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन मेन जो हमने बताया है वहीं से सामान्य तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इंद्रियों के आधार पर कला का वर्गीकरण। इंद्रियों के आधार पर कला का वर्गीकरण। इंद्रियों के आधार पर कला के तीन वर्गीकरण किए गए हैं। नंबर एक, आंख। को आनंद देने वाली कला। नंबर दो, कान। को आनंद देने वाली कला। नंबर तीन, आंख और कान दोनों को आनंद देने वाली कला। आंख को आनंद देने वाली कला, कान को आनंद देने वाली कला, आंख और कान दोनों को आनंद देने वाली कला। अब आपकी जो आंखें हैं वो केवल और केवल एक ही काम कर सकती हैं, देख सकती, मतलब रूप का दर्शन कर सकती, किसी शब्द या ध्वनि को सुन नहीं सकती। इसलिए केवल वो कला जिसका अपना कोई ना कोई रूप हो, अर्थात जो रूप प्रधान हो, वही आंखों को आनंद प्रदान कर सकती।
अब अपने ललित कलाओं पर विचार करिए। तो ललित कलाएं आपने 5 पढ़ा है, चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, काव्य कला और संगीत कला। इसमें पहले 3 में ही रूप है, इसलिए आंख को आनंद देने वाली कलाएं हैं चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला। कान को आनंद देने वाली कला एकदम आंख के एंटी है। कान कान शब्द या ध्वनि को तो सुन सकता है, लेकिन रूप का दर्शन नहीं कर सकता, माने कोई चीज देख नहीं सकता। इसलिए केवल और केवल वही कला जिसमें शब्द व ध्वनि हो, वही कान को आनंद देने वाली कला हो। और फिर अपने ललित कलाओं में विचार करिए कि संगीत ध्वनि प्रधान, काव्य अर्थ प्रधान। इन दोनों में ध्वनि या कहिए शब्द है, शब्द में ही ध्वनि होती है, दोनों में ध्वनि या शब्द है। इसलिए संगीत कला, काव्य कला कान को आनंद देने वाली कलाएं। अब आंख और कान दोनों को आनंद मिले, अब दोनों की कमियां और विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। आंख रूप का दर्शन कर सकती है, शब्द या ध्वनि को सुन नहीं सकती। कान शब्द या ध्वनि को सुन सकता है, लेकिन रूप का दर्शन नहीं कर सकता, माने कुछ देख नहीं सकता। ऐसी स्थिति में केवल और केवल वह कला जिसमें रूप भी हो, साथ ही शब्द अथवा ध्वनि भी हो, वही दोनों को आनंद प्रदान कर सकती। जैसे संगीत युक्त रंगमंच, संगीत युक्त रंगमंच। संगीत युक्त है तो जो संगीत है इससे आंख आनंद, सॉरी कान आनंद प्राप्त कर लेगा। रंगमंच है तो रंगमंच पे जो अभिनय होगा उसका कोई न कोई रूप अवश्य होगा और उसका आनंद कान प्राप्त कर। सबसे बढ़िया उदाहरण आपकी मूवी, दोनों चीजें रहती हैं, रंगमंच भी है और प्लस बढ़िया बढ़िया गाना होना भी गाते। अब इसमें केवल आपको यह जानना है कि इंद्री के आधार पे कला के ये 3 वर्गीकरण किए गए हैं। प्लस आंख को कौन आनंद देगी, कान को कौन आनंद देगा, कौन दोनों को आनंद देगा। इसमें कोई बहुत अलग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं। मनोविज्ञान के आधार पर कला का वर्गीकरण। मनोविज्ञान के आधार पर कला का वर्गीकरण और मनोविज्ञान के आधार पर भी कला के 3 वर्गीकरण किए गए। नंबर 1, अलंकरणात्मक।
कला। नंबर 2, अनुकरणात्मक कला। नंबर 3, आत्म अभिव्यंजक कला। अलंकरणात्मक कला। अलंकरणात्मक कला नाम से ही क्लियर है, ये कला अलंकरण प्रधान कला। कुछ नहीं जानना है, बस ये जानेंगे कला नाम ही स्वयं में अलंकरण। माने कोई भी कला हो, सभी में अलंकरण का कुछ न कुछ महत्व अवश्य ही होता है। माने अलंकार का महत्व सब में किसी में ज्यादा कम ये हो सकता है, जिनमें से श्रृंगार कला, श्रृंगार कला में अलंकरण का सबसे अधिक महत्व। और आपको केवल यही चीज ध्यान भी रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी कला अलंकरणात्मक है या अलंकरण प्रधान कला। चाहे जितना विकल्प दिया रहे, सब विकल्प सही होंगे, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन हमेशा वरीयता दिया जाएगा श्रृंगार कला को। ये अलग है श्रृंगार करते करते अश्रृंगार कर डाले, होता कहीं कहीं। और विशेष करके शादी वगैरह में जो लड़कियों का मेकअप होता, कहीं कहीं इतना कर देते हैं कि नॉर्मल स्थिति में थोड़ा ठीक भी लगती, उस मेकअप की वजह से एकदम काली जी लगने लगती, अति कर देते हैं। और ऐसे यहाँ गंगा पार, क्या कौन क्षेत्र, गंगा पार जब जाएंगे हनुमानगंज वगैरह में, यहाँ पे शादी वादी के मौके पे जो परिवार के घराने के पुरुष हैं वो सब भी अलंकरण करते। सर क्रीम तक तो चलिए ठीक, नहा धो के लगा ले, वो पूरा चावल यूं 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 चिपका लेते हैं और देखने में कार्टून लगते। अरे हनुमानगंज वगैरह गंगा के उस पार, मतलब गए दो एक शादी में, तो जो परिवार वाले हैं उन्हें घराना वगैरह, वो सब पता नहीं क्या चावल इस तरह चिपका लेंगे कि देखने में कार्टून लगने लगते। तो करते बेचारे अलंकरण है अच्छा लगने के लिए, लेकिन वो उल्टे हो जाता। तो यहाँ केवल एक पॉइंट याद करेंगे कि कलाओं में श्रृंगार कला जो है वो, उसमें अलंकरण का सबसे अधिक महत्व है। यहीं से क्वेश्चन भी बनेगा कि अलंकरण का सबसे ज्यादा महत्व किस कला में है, तो श्रृंगार कला। अनुकरणात्मक कला मतलब अनुकरण पर आधारित कला। अनुकरण का मतलब है कुछ देख के उसी के जैसा करना, मतलब नकल करना। तो अनुकरण का मतलब ही होता है नकल, नकल नाटक नहीं, नकल। और मनोवैज्ञानिक जो है वो मानते हैं कि अनुकरण मानव की सहज प्रवृत्ति है, और इसी प्रवृत्ति के कारण छोटा बच्चा अपने से बड़ों को जो और जैसे करते देखता है वो उसे वैसा ही करने का प्रयास करता, और इसी प्रवृत्ति के तहत वो कला निर्माण ही करता। और इस तरह से मनोवैज्ञानिक
सभी कलाओं को अनुकरण पर आधारित कला अर्थात अनुकरणात्मक कला मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सभी कलाएं अनुकरण पे आधारित है, लेकिन अनुकरण का सबसे अधिक महत्व जो है वो चित्र कला में। अनेक कलाकार तो सभी नकलची होते हैं, लेकिन चित्रकार सुपर नकलची होता है। कारण कि चित्रकार जो चीज देखता है वो बिल्कुल सेम टू सेम वही बनाने का प्रयास करेगा। चित्रकार और थोड़ा बहुत डिजाइन में अंतरों कर देगा, लेकिन चित्रकार कोई परिवर्तन जो देखा बिल्कुल सेम टू सेम बनाए। अब यहाँ पर फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि अनुकरण का महत्व है या अनुकरण का सर्वाधिक महत्व है, तो सभी कलाओं में है, लेकिन अनुकरण का सबसे अधिक महत्व है ये क्वेश्चन पूछेगा तो वरीयता हमेशा चित्रकला को देगी। आत्म अभिव्यंजक कला, इसमें जो कलाकार होता है वो अपने भावों, कलाकार होता है वो अपने भावों को विविध रूपों में, अब वो कोई भी रूप हो सकता है, चित्र बनाकर, मूर्ति बनाकर, बोलकर, माने भाषण के द्वारा, गाना गा के, नाच करके, इशारा करके व्यक्त करता है। कलाकार अपने भावों को चित्र, संगीत, मूर्ति, नृत्य, भाषण, अभिनय आदि के द्वारा व्यक्त करता है। रूप के आधार पर कला का वर्गीकरण, रूप के आधार पे कला के दो वर्गीकरण किए गए। पहले तो एक हो जाएगी रूपात्मक कला, अगला हो जाएगा रूपात्मक कला। रूपात्मक कला या अरूपात्मक कला, जाहिर है कि वो कला इसका अपना कोई ना कोई रूप होता है, वो रूपात्मक कला होती है। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। दूसरे जानेंगे जितनी भी रूपात्मक कलाएं होती वो सब की सब स्थान आधारित कलाएं होती हैं, अर्थात वो सब की सब अचल होती। जो रूपात्मक कला होगी वो स्थान आधारित होगी, मतलब अचल होगी। कहने का मतलब रूपात्मक कला का हमें आनंद प्राप्त करना है तो हमें उस स्थान पर जाना ही होगा जहां पे वो कला है। वो खुद चल कर हमारे पास नहीं आ सकता। जैसे ताजमहल ले लीजिए, ताजमहल जो है वास्तुकला का उदाहरण है। अब ताजमहल के रूप सौंदर्य का आपको दर्शन करना है तो आपको आगरा जाना ही होगा।
खुद ताजमहल आगरा से चलकर आपके पास आके आपको दर्शन नहीं देगी। और अब यहाँ पे इसी समय देख लिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एक तो यही बने, निम्न में कौन रूपात्मक कला, तो चित्त मूर्तिवास ललित कलाओं में से ये 3 रूपात्मक है। दूसरे, ये किस तरह से बनेगा, और दूसरे कह सकते हैं कि चित्र मूर्ति वास्तु इनमें सामान्य तत्व क्या है, रूप, कारण के सब रूपात्मक कला। अरूपात्मक, जिसका कोई रूप ही ना हो, जैसे संगीत कला, काव्य कला, इनका अपना कोई रूप नहीं। और जो आरूपात्मक होंगी वो सब गत्यात्मक, अर्थात गति पर आधारित, गति पर आधारित अर्थात चल या चलायमान कला। आरूपात्मक कलाएं गत्यात्मक या गति पर आधारित या चल या चलायमान कला हो। उदाहरण क्या है, उन्हीं 5 में हमको देखना है। संगीत कला, काव्य कला। अब आप देखें, जैसे आप यहां बैठे और बगल में खूब बढ़िया कब सम्मेलन या संगीत पाठ वगैरह हो रहा, आवाज थोड़ा तेज हो, ये जरूरी नहीं कि हम वहां जाएं तभी उसका आनंद उठा पाए, यहां बैठ के भी उठा सकते हैं। मतलब उसमें गति है, वो वहां से चलकर आपके पास पहुंच जा रही। मूर्तता के आधार पर कला का वर्गीकरण। मूर्तता के आधार पे भी हम कला के 2 वर्गीकरण करेंगे। नंबर 1, मूर्त कला। नंबर 2, अमूर्त कला। कुछ बताने नहीं, अपने आप में क्लियर है। मूर्त कला माने वो कला जो मूर्तवान हो, वो कला जो मूर्तवान हो, मतलब जो साकार हो, अर्थात दिखाई दे। तो इसका उदाहरण आपका क्या है, चित्रकला, मूर्ति कला। यहां ध्यान देंगे, दोनों मूर्ति में अंतर है। चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला। अमूर्त, जिसका कोई मूर्त रूप ही ना हो, संगीत कला और काव्य कला। अनुकरण के आधार पर कला का वर्गीकरण, और अनुकरण के आधार पर भी हम कला के 2 वर्गीकरण करेंगे। 3 क्यों कर, 2 वर्गीकरण करेंगे। एक है अनुकरण पर आधारित कला। दूसरा, अनुकरण का सहयोग न
लेने वाली कला। अनुकरण पर आधारित कला और अनुकरण का सहयोग न लेने वाली कला। आप देखेंगे सामान्यतया ये माना जाता था और काफी हद तक अभी भी माना जाता है कि कला प्रकृति की अनुकृति है। मतलब ईश्वर ने जो भी कुछ बनाया है उसे देख करके उसकी नकल तैयार कर देना ही कला। पहले का यही विचार था, अभी भी बहुमत में यही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो पहले जब यह विचार था कि कला प्रकृति की अनुकृति है, तो ऐसे में जब बताए कि ये माना जाता था कि जो कुछ ईश्वर ने बनाया है उसे देख के वैसे के जैसा आप दूसरा बना दे वही आपकी कला। मतलब जो देखे उसकी अनुकृत तैयार कर दीजिए, वो कला। इसलिए माना जाता था सभी कलाएं अनुकरण पर आधारित कलाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं। ईश्वर ने ये पंखा नहीं बनाया जो हमको हवा दे रहा। ईश्वर ये भी नहीं बना, देखे नहीं रहा होगा, सुने नहीं रहा होगा, कंसेप्टो नहीं रहा होगा, तो बनाएगा कहाँ। कंप्यूटर वगैरह भी ईश्वर ने नहीं बनाया। ये सब जो है मानव ने अपने तर्क विवेक के आधार पर बनाया और इसको देखकर इसके जैसा दूसरा बना दे, मतलब इन सबकी अनुकृत तैयार कर दे, तो वो भी आपकी कला कही जाए। और वो कला जिसमें अनुकरण का सहयोग नहीं लिया जा रहा, बल्कि तर्क विवेक अनुभव आदि के आधार पे कला निर्माण हो रहा, वो अनुकरण का सहयोग न लेने वाली कला। और जो अनुकरण का सहयोग नहीं लेती कला, उसे हम सूक्ष्म या लघुतम कला कहें। ललित कलाओं में एकमात्र वास्तु कला को सूक्ष्म या लघुतम कला में रखा गया। जो 5 ललित कलाएं हैं, चित्त, मूर्ति, वास्तु, संगीत, काव्य, में केवल वास्तु को सूक्ष्म या लघुतम कला में रखा गया। वर्तमान में उद्योग निर्मित जितनी भी कलाएं, तुमने बताया नहीं, फैन है, कंप्यूटर है, ये बेंच वगैरह भी अब उद्योग निर्मित में आ गई है, तो ये सब जो है सूक्ष्म कला के अंतर्गत रखी जाए। और ये रहा हमारी तरफ से कला का वर्गीकरण। अब यहाँ पे मुख्य क्वेश्चन यही है आपका कि ललित कलाओं में कौन सूक्ष्म कला है, वास्तु कला? यही मेन क्वेश्चन है, यही पूछा जाना चाहिए। या अब आगे क्या है, दूसरे ढंग से पूछ सकते हैं, सूक्ष्म या लघुतम कला किस कला को कहते हैं? किस कला में कला निर्माण अनुकरण के आधार पे न करके तर्क विवेक अनुभव आदि के आधार पे किया जाता है, उसे सूक्ष्म या लघुतम कला कहते हैं।
और आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, उस पर चर्चा कर लिया जाए।